So hey guys, welcome back to another episode of Modern India History. Today we are going to cover Great Revolt of 1857 in this particular video. ठीक है, and it is one of the most important and interesting topic of Modern India History. एक्चुअली में बोला जाए तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का जो मेन टॉपिक्स है वो यहीं से स्टार्ट होता है, राइट। तो ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में इसको मार्क किया गया है एज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा एंड द एंड ऑफ द ओल्ड। वाई वी से कि बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो फेज़ था, ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 वो था जिसमें लोगों को समझ में आया कि ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे हैं और हमें जो है अब आवाज़ उठाना है। ऐसे कई तरीके के एक्शंस हुए थे जिसके कारण इन लोगों को लगा था कि नहीं, अब जो है अब आवाज़ हमें उठाना ही पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली कुछ 100 सालों का लॉन्ग ट्रेडिशन था फियर्स रेजिस्टेंस का, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रेट रिवॉल्व, जिसने पूरे के पूरे ब्रिटिश रूल को जो है इंडिया में ये महसूस दिला दिया था कि भैया अब हमारी नहीं चलेगी, ठीक है। रिवॉल्ट के काफ़ी सारे कॉजेज़ थे, ठीक है, और सिर्फ एक कॉज नहीं था, देयर वाज नो वन सिंगल कॉज बिकॉज ऑफ व्हाट ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। काफ़ी लोग हैं जो ये कह देते हैं कि सिर्फ एनफील्ड राइफल के यूज़ करने के चक्कर में ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था या मंगल पांडे के कारण ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। नो, द रियलिटी इज़ फार बिहाइंड दैट। इतनी सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है, जिन सबको एक साथ वोवन किया गया था और उसके बाद जो है ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस पे भी नहीं हुआ था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के अपने अपने कारण थे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अभी आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट, लेकिन या यूनिटी नहीं थी इंडिया के अंदर, वो नेशनलिज्म नहीं था जो कि एक कॉज फैक्टर भी बनेगा, दैट आई विल बी टेलिंग यू वेरी सून। तो पॉइंट ये था कि अलग अलग चीज़ें जो थी अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों की जो डिमांड्स थी, जो ब्रिटिशर्स उनको जो सप्रेस कर रहे थे, उन सब से गुस्से में आके कुछ लोगों ने जो है विद्रोह किया था, रिवॉल्ट किया था, और कुछ लोगों ने जो है वहाँ पे रिवॉल्ट किया। तो कुछ लोगों को देख के भी कुछ लोगों को साहस हुआ कि हाँ, हम लोग भी अपने हक के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। सो दैट वाज द सिचुएशन, ठीक है। उसके अलावा 1857 में जो है वो इतनी सारी जो घटनाएं हुई थी पास्ट में, ठीक है, उन सब के कारण हुआ था ताकि फ्यूचर में सबके अंदर कुछ ऐसा नेशनलिज्म का भाव जगे, ठीक है, एंड दे विल फाइट फॉर देयर राइट्स। अब हम कॉजेज़ की बात करेंगे। एज आई टोल्ड यू, एक सिंगल कॉज नहीं था, सीरीज ऑफ कॉजेज़ वर वोवन टुगेदर, सीरीज ऑफ कॉजेज़ वर वोवन टुगेदर, ठीक है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ एक ऐसा रिवॉल्ट था, मतलब रिवॉल्ट का इनिशिएट इसी से हुआ था, इसी वजह से इसका नाम ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 पड़ा है, ठीक है। और सबसे पहले जो है सिपाहीज़ ने स्टार्ट किया था। हिंदी में बोलूँ तो यह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के जो सिपाही थे उनके विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ जो जनता थी, जो नॉर्मल पीपल थी, वो भी इसमें अपना अपना जो है पार्ट निभाती है। इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। द ग्रेट म्यूटिनी बोला जाता है, ठीक है, इंडियन रिवॉल्ट बोला जाता है, ग्रेट रिवॉल्ट बोला जाता है, ठीक है, और देयर आर मेनी। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉजेज़ ऑफ द रिवॉल्ट, जिसमें सबसे पहला कॉज आएगा मिलिट्री कॉजेज़। मैं जूम कर लेती हूँ, इफ एनीबॉडी वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट दे कैन, ठीक है। तो पहला जो था वो था प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर। क्या था पहला जो था वो हमारा था प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, ठीक है, वेयर इन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ऐसा क्या था जिसने इन लोगों को प्रिसिपिटेट किया था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द फर्स्ट प्रिसिपिटेशन, ठीक है। तो देखो ये हुआ था कि जो सबसे पहले एक ब्राउन बेस मस्केट था जो पहले ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे, राइफ़ल, उसका नाम था ब्राउन बस मस्केट। कभी कभी स्टेट पीसेस में पूछा जाता है ये चीज़। इसको रिप्लेस किया गया था, किससे रिप्लेस किया? एनफील्ड राइफ़ल से, ठीक है। जब मैंने पहली बार ये टॉपिक पढ़ा था तो एनफील्ड से मुझे रॉयल एनफील्ड बुलेट याद आ गई, बड़ी बेकार लगती है, बाय गॉड, ठीक है।
सो एनफील्ड राइफल्स जो है इसका, क्योंकि एनफील्ड राइफल्स का जो रेंज था वो काफ़ी लंबा था कंपेयर टू ब्राउन बस मस्केट, ठीक है, और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी थी। सो इट वाज हैविंग अ ग्रेट एक्यूरेसी, ठीक है, एंड लॉन्गर रेंज, दोनों के दोनों यहाँ पे पाया जा रहा था। तो इसी वजह से जो उनका पुराना ब्राउन बस मस्केट था उसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने एनफील्ड राइफल से, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब आप कार्ट्रिज को लोड करोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उसका जो एक पेपर होता था बिगनिंग में उसको फाड़ना पड़ेगा, उसको बिट ऑफ करना पड़ेगा, यानी उसको मुंह से फाड़ना होगा, ठीक है। और ऐसा एलिगेशन था, ऐसा बोला जाता था कि जो पेपर था, ठीक है, वो काउ एंड पिग के फैट से बना हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, काउ गाय तो हमारी माता है, हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन दिया गया है, ठीक है। तो जो काउ है, ओके, और पिग के फैट का जो रीज़न था कि उसका बना हुआ था, इस वजह से इसने काफ़ी सारे हिंदू और मुस्लिम के रिलीजियस सेंटिमेंट को चोट पहुंचाया था, ठीक है। और इन सब का मानना था कि ये ब्रिटिशर्स का एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। किसका है? ब्रिटिशर्स का कौन सा अटेम्प्ट है? डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। और किस लिए डेलिब्रेट अटेम्प्ट है ये? कि उनके रिलीजन को ये लोग क्या करना चाहते हैं? ये लोग करना चाहते हैं डिस्ट्रॉय, ठीक है। और इट बिकेम द इमीडिएट रीज़न फॉर द रिवॉल्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इमीडिएट रीज़न वॉज दिस ओनली, ठीक है। तो या प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर ये था। तो हर कोई यही कहता है कि एनफील्ड राइफल वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ऑफ दिस ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, बट इसके कारण और भी कई सारे कारण थे। अदर फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो एनलिस्टमेंट ऑर्डर 1857 का आया। क्या आया? एनलिस्टमेंट ऑर्डर आया। कब आया ये एनलिस्टमेंट ऑर्डर? स्टेट पीसेस का क्वेश्चन है, यू कैन राइट। एनलिस्टमेंट ऑर्डर जो आया था वो 1856 में आया था, ठीक है। इसने क्या किया कि जहाँ भी ब्रिटिशर्स अपने सिपाहीज़ को ऑर्डर देंगे वहाँ इन्हें क्या पड़ेगा? इनको जाना पड़ेगा, ठीक है। जिसके कारण ब्रिटिशर्स के इंटेंशन पे सिपाहीज़ को भी शक होने लगा और इनको लगता था कि ये इनको इसीलिए भेजना चाहते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स जो है वो सिपाहीज़ को, इंडियन सिपाहीज़ को फार लैंड में इसलिए भेजना चाहते हैं ताकि वहाँ पे जाके इनको क्या कहा जाए कि आप करिए क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट। और ऑब्वियस ये बात है, नोबडी वांटेड टू चेंज देयर रिलीजन एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, जैसे कि लेने दो, हम नाम नहीं लेंगे। हिंट दे देती हूँ, बिग बॉस OTT में कुछ है लोग तो फालतू चीज़ों के लिए तो काफ़ी लोग होते हैं जो यू नो अपना धर्म बदल लेते हैं। तो दैट वाज द थिंग, ठीक है। प्रोफेशनल लेवल की बात करूँ तो एक इंडियन सिपाही की जो सैलरी थी वो ब्रिटिश सिपाही से 1/3 थी। यानी इंडियन सिपाही की सैलरी कितनी थी? ब्रिटिश सिपाही का 1/3। जितनी ब्रिटिशर्स को मिलती है उसका 1/3 सैलरी मिलता था। ये भी प्रोफेशनल लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया था। हालांकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो था ही। सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। तो आपको अभी तक कौन कौन से कॉज पता चल गया? एक तो एनफील्ड राइफल, एक एनलिस्टमेंट ऑर्डर, ठीक है, एक इंडियन सिपाही की सैलरी, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। किस मैटर में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था? प्रमोशन के मैटर में, ठीक है। और बहुत सारे टाइम्स क्या होते थे, इंडियंस को ट्रीट सिर्फ रफली बेतरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, बल्कि उनको एब्यूज़ किया जाता था, प्लस किया जाता था उनको ह्यूमिलिएट, ठीक है, सबके सामने। 1854 में एक और चीज़ आया, पोस्ट ऑफिस एक्ट। कौन सा एक्ट? पोस्ट ऑफिस एक्ट। पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ, ठीक है, जिसके कारण फ्री पोस्टेज प्रिविलेज जो थी वो हटा ली गई थी। इनिशियली सोल्जर्स को अलाउंस पे किया जाता था जब भी वो कहीं फार दूर पोस्ट किए जाते थे अपने घर से, लेकिन 1850 ऑनवर्ड्स वो जो अलाउंस था वो भी क्या हुआ? विदड्रॉ हो गया। अलाउंस ऑल्सो विदड्रॉ। तो अभी तक एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या था। सबसे पहला जो था वो था इंडियन सिपाही की 1/3 सैलरी। क्या ये था? बिल्कुल गलत, मैं तो बोल गई हूँ। यू ऑल्सो हैव टू से। द फर्स्ट वन वॉज प्रिसिपिटेशन फैक्टर, जिसमें हमने पढ़ा था ब्राउन बस मस्केट को एनफील्ड राइफल से रिप्लेस किया गया था। सेकेंड हमने पढ़ा था एनलिस्टमेंट ऑर्डर के बारे में। थर्ड हमने पढ़ा था इंडियन सिपाही की 1/3 सैलरी के बारे में। चौथा हमने पढ़ा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, एब्यूज़ और ह्यूमिलिएट किया जाता था उन्हें।
1854 में हमने पढ़ा था पोस्ट ऑफिस एक्ट। 1850 में हमने पढ़ा था अलाउंस उनका जो था वो विड्रॉ किया जाता था। जब भी पहले वो लोग जब ट्रांसफ़र किया जाता था तो क्या होता था, उनको अलाउंस मिलता था, ठीक है। लेकिन 1850 के बाद ये अलाउंस भी हटा दिया गया। मेजॉरिटी ऑफ रिक्रूट्स जो आर्मी की थी वो बंगाल, अवध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से होता था। तो ये इंपॉर्टेंट आ गया कि मेजॉरिटी ऑफ द रिक्रूटमेंट, क्या ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, वो हो रहा था बंगाल से, राइट, अवध से और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से हो रहा था, ठीक है। जहाँ पे कास्ट कंसोलिडेशन बहुत ही ज़्यादा क्या था, हाई था। कास्ट कंसोलिडेशन वेरी हाई, ठीक है। हाई कास्ट ब्राह्मण, राजपूत और पठान जो था, इनको पसंद नहीं था कि वो लोअर कास्ट रिक्रूट के सामने उनको ह्यूमिलिएट किया जाए, ठीक है, जिसके कारण ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट उनको डिसअफेक्शन की भावना हो गई। लेकिन 1850 तक ये सारे के सारे मिलिट्री कॉज के अंदर आ गए और ये सब के सब ने क्या किया, रिवॉल्ट किया। 1850 तक में ब्रिटिश आर्मी ने फोर्स्ट किया था बहुत सारे रिवर्स क्रिमिया में और अफ़गानिस्तान से, जिसने इंडियन सिपाहीज़ के मोरल को क्या किया था, बूस्ट किया था, ठीक है। तो ये था हमारे विद्रोह का कौन सा कारण हम पढ़ गए थे, यस वी वर स्टडीइंग द मिलिट्री कॉजेस, ठीक है। अब इसके बारे इसके अलावा हम पढ़ेंगे यस 1857 में वही लॉर्ड कैनिंग वाली बात, जो कि नया लॉ लेके आया था कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के अंडर है और जो कंपनी के अंडर काम करेगा, वो अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। इन इंग्लिश विल कॉल इट फॉर लैंड। सो या आई एम टीचिंग दिस इन बाईलैंग्वेज लैंग्वेज सो दैट हिंदी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके भी काफ़ी काम आ जाए, बिकॉज मेन मोटो बिहाइंड रेनेसेंस IAS एंड मी इज़ यू नो कि हम हेल्प कर सके, फ्री इनिशिएटिव टाइप का, जिससे काफ़ी सारे लोगों के जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए और कुछ उन्हें सीखने को भी मिला, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इकोनॉमिक कॉजेज़। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक कॉजेज़। सबसे पहला था एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। आपको स्प्लिट स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। इसमें क्या खेत था कि जितनी भी ज़मीन थी, ठीक है, जितनी मान लो ये ज़मीन है, जितनी भी ज़मीन थी, अब इस ज़मींदारी सिस्टम में क्या क्या था याद करो, परमानेंट सेटलमेंट। इस बार के तो UPSC में पूछा भी गया था क्वेश्चन इस पर। ज़मींदारी सेटलमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ ही लेना आप लोग। यहाँ पे मैं ज़मींदारी सेटलमेंट नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मैं बस पढ़ा रही हूँ आपको टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। एक सेकेंड आप मुझे देना। सो दीज वर 3 important settlements that we are going to study. कंटिन्यू विद दैट। तो 3 तरीके के परमानेंट सेटलमेंट थे, गिरफ्तारी, महलवारी और परमानेंट, ठीक है। तो इसमें अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये थे एक्सप्लॉयटेटिव लैंड वाले सेटलमेंट्स, ठीक है। और ये पीजेंट्स को काफ़ी हाईली एक्सप्लॉयट कर रहे थे। सारे सिस्टम में जो था पीजेंट जो थे इंडिया के वो लैंडलेस होते जा रहे थे। इन तीनों सिस्टम के कारण कहीं ना कहीं जो इंडियन पीजेंट्स थे वो क्या हो गए थे, लैंडलेस हो गए थे, ठीक है। अब लैंडलेस हो गए थे, ऑब्वियस सी बात है जिसके कारण जो मनी लेंडर्स थे जो कि एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट लेते थे पीजेंट्स थे, ठीक है, उनका बढ़ावा होने लगा, ये और ज़्यादा बढ़ने लगे। और इस कारण से पीजेंट्स जो थे वो एक विशियस साइकिल ऑफ डेप्ट में फंस गए। जो अब यू विल बी आस्किंग विशियस साइकिल क्या होता है। विशियस साइकिल का मतलब होता है सीरीज़। मतलब मान लो 5,000 रुपये अगर उधार लिया तो उस पर इंटरेस्ट। अब मान लो खेती अच्छी नहीं हुई तो पुराना लोन को रिपे करने के लिए एक नया लोन, तो इसको कहते हैं विशियस साइकिल ऑफ डेप्ट में। जबकि एक मजबूरी से निपटने के लिए कोई डेट लेता है, कोई उधार लेता है और उस मजबूरी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि ये लोग उस लोन से कभी बाहर नहीं आ पाते, तो ऐसे लोन्स को हम कहते हैं विशियस साइकिल ऑफ डेट। हालांकि ब्रिटिशर्स ने कैश क्रॉप कल्टीवेशन प्रमोट किया था, जिसके कारण एग्रीकल्चर क्या हुई थी, कमर्शलाइज हुई थी, ठीक है। और इंडियन पॉपुलेशन जो है वो
हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस पे थे उस वक्त। इकोनॉमिक डिक्लाइन हुई इंडियन पेजेंट्री की, जिसके जो कि 12 मेजर और सेवरल माइनर फेमाइंस जो 1770 to 1857 में हुआ था उसमें देखा जा रहा था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो था डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेड। ठीक है, यानी इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेड की हम बात करेंगे। ठीक है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेड की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेड में क्या हो सकता है आप कमेंट सेक्शन में तो बता ही देना, बट फॉर द टाइम भी मैं जो है आपको बेसिक्स इसका बता दूँगी। ठीक है, एक जस्ट गिव मी अ सेकेंड, माई पेन इज़ नॉट वर्किंग एक्चुअली। हाँ, तो जो पहले जो बेसिक्स है जो लिखा है वो तो आप पढ़ ही गए हो, जो बेसिक्स मुझे समझ आया है मैं वो भी बता रही हूँ। तो जो रूरल एरियाज़ थे वहाँ पे किसान और ज़मींदार जो है, एज आई नो एंड एज यू ऑल्सो नो एंड एज आई एम गोना डिस्कस अबाउट इट, कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, इतना ज़्यादा लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान करते थे, जिसका एक बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पीजेंट्स पे पड़ा था। अधिक नंबर्स में जो लोग थे, ठीक है, वो मनी लेंडर से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, दे वर नॉट एबल टू पे, जिसके कारण सिर्फ वो नहीं बल्कि उनकी पीढ़ियाँ तक जो थे वो क्या कर गई थी, लोन को चुका रही थी। और इतना ही नहीं, उनकी जो पीढ़ियाँ पुरानी यानी उनके जो फोर फादर्स का लैंड था वो भी उनके हाथ से निकल जा रही थी। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ मैं बता पाऊँगी, मोस्ट ऑफ द सिपाहीज जो थे यहाँ पे ये खुद भी कहाँ से थे, फार्मिंग साइट्स, फार्मिंग कम्युनिटी के थे। ठीक है, और वो अपने सब गांव परिवार को छोड़ कर आए थे, इसीलिए जो फार्मर्स का रिवॉल्ट था, जो फार्मर्स का गुस्सा था वो इंडियन सिपाहीज़ के अंदर भी भर गया था। ठीक है, उनके अंदर भी फैल गया। ठीक है, इंग्लैंड में जब हुआ था ये आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके बाद जो ब्रिटिश मेड गुड्स थे वो इंडिया में एंटर करते हैं। ठीक है, और उसके कारण जो इंडिया का जो कपड़ा इंडस्ट्रीज़ है, क्लोथ इंडस्ट्रीज़ है, उस सबको बर्बाद कर देता है। ठीक है, इसके अलावा एज आई टोल्ड यू, इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेड, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय हस्तकला उद्योग, ठीक है, इसको भी क्या कर दिया, इसको भी डिस्ट्रक्शन में डाल दिया, इसको भी ख़राब कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन में सस्ते मशीन यानी कि चीप मशीन से बनाए गए जो है गुड्स थे, उसके साथ इनको क्या करना पड़ता था, कंपटीशन करना पड़ता था। ठीक है, और जो कंपनी ट्रेडर्स थे वो एंजॉय करते थे बहुत सारी प्रिविलेजेस, जैसे कि ड्यूटी फ्री ट्रेड, जिसके कारण उनका गुड्स जो है इंडियन ट्रेडर के कंपैरिजन में काफ़ी क्या था, चीपर था। ठीक है, लेकिन उसी वक्त अगर आप ऑन दी अदर हैंड देखो तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट स्टिल उनसे ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स से कम्पीट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो एंटर करते थे यूरोपियन मार्केट, उन पे लगा जाता था ड्यूटी फ्री ट्रेड। लगाया जाता था क्या, ड्यूटी फ्री ट्रेड कैसे होगा, ड्यूटी फ्री ट्रेड होगा ना होगा, उन पे लगाया जाता था टैक्स। ठीक है, उनके ऊपर ये लगाया जाता था एग्जॉर्बिडेंट ड्यूटीज़, नॉट ड्यूटी फ्री ट्रेड। क्या लगाया जाता था, एग्जॉर्बिडेंट ड्यूटीज़ लगाई जाती थी, जिसके कारण चाह के भी वो इस कंपटीशन में एंटर नहीं ले पाते थे। ठीक है, वो पूरा का पूरा जो उनका जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेड थे वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाते थे वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे इसमें वो था क्लासिफिकेशन ऑफ रेंट फ्री स्टेट्स का मतलब क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दूँगे। और यस, ये स्टेट यूनियन टेरिटरीज वाला स्टेट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो 1850 में गवर्नमेंट जो है एक ट्रिब्यूनल सेट करती है ताकि वो देखे कि टाइटल डीड्स जो मिली है, ठीक है, और रेंट फ्री स्टेट्स जो है उसको देखे कि किसको क्या मिला है, कहाँ मिला है। 1852 से 1857 तक एक कमीशन आता है वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम है इनाम कमीशन। ठीक है, अब इनाम कमीशन जो है प्रोनाउंस करता है एक जजमेंट देता है कि 21,000 केसेस उनके सामने लेके आई है, उन सब लैंड्स को कन्फिस्केट करने का वो ऑर्डर देती है। ठीक है, जिसके कारण मौलवीस और उलेमास
ये लोग क्या हो जाते थे, इस ऑर्डर से क्या हो गए, डिसअफेक्ट हो गए, और इसके कारण से इन्होंने लार्ज नंबर में क्या किया था, रिवोल्ट किया था। ठीक है, तो ये एक मेजर रीज़न था। ठीक है, और यस, सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ सोशो रिलीजियस कॉज, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। या सोशो रिलीजियस कॉजेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सोशो रिलीजियस कॉजेज पढ़ेंगे हम। जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उसको आइडेंटिफाई किया गया था कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में भी। ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, ठीक है, उसमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हम क्या पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये रिफॉर्म सारे इंडियंस ने वेलकम किया था, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दिस सेक्शन ने इसका विद्रोह भी किया था, और इनको ऐसा लगता था ये फॉरेनर कौन है जिसका जो हमारे सोशल अफेयर्स, भारत के सोशल अफेयर्स में इंटरफेयर करे। सती प्रथा हो गया, विडोरी मैरिज हो गया, ये सब तो पुरानी कस्टम्स एंड रिचुअल्स थी जो इंडिया में आ ही रहा था स्टार्टिंग से। ठीक है, उसके अलावा वेस्टर्न एजुकेशन के कारण जो पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन जो है वेस्टर्न एजुकेशन को ले रही थी, तो वो भी समाज के कुछ महान ठेकेदारों के लिए काफ़ी बड़ी चिंता की विषय थी। ठीक है, अंग्रेज किस तरीके से रह गए थे, अंग्रेज ब्रिटिशर्स किस तरीके से रह गए थे, उनके व्यवहार जो थे, उनके जो इन्वेंशंस थे विद रिस्पेक्ट टू मशीन्स। ठीक है, इन सब का जो है सामाजिक मान्यताओं यानी कि जो इंडियन ट्रेडिशन था उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा था। 1815 में एक काफ़ी सारे इवेंट्स आए थे जिसमें हिंदू कानून को बदल दिया गया था। ठीक है, वो इंडियंस जो क्रिश्चियन रिलीजन को एक्सेप्ट कर गए थे, ठीक है, उनको प्रमोशन दिया जाता था उनके पोस्ट पे। ठीक है, जो इंडियन इस तरीके के ट्रेडिशंस को मानते थे उनको अपमानित भी किया जाता था। ठीक है, इससे लोगों को संदेह होने लगा था कि ये जो इंग्लिश मैन्स है, ठीक है, ये इनको भी क्रिश्चियन में क्या कर गए हैं, प्रमोट। आज भी मैंने स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि वेरी बिगिनिंग वाला जो मिलिट्री कॉज था उसमें ही कि इन लोगों को डाउट हो रहा था कि फारलैंड भेजेंगे और वहाँ जाके इनको क्या कहा जाएगा कि आप क्रिश्चियन रिलीजन को अपना लो। ठीक है, सोशल रिफॉर्म का उसका भी एक ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। ठीक है, तो हाँ या सो क्रिश्चियन मिशनरीज एक्ट ऑफ प्रोसेलाइटाइजेशन। ना प्रोसेलाइटाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्ट कर लेना। प्रोसेलाइटाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्ट कर लेना। इसने इंडियंस की फीलिंग को प्रोवोक किया। ठीक है, और सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम्स के भी किए। 1815 में रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट पास किया गया जिसने कि हिंदू कस्टम्स को काफ़ी हद तक मॉडिफाई करने की कोशिश की थी, जिसके कारण हिंदूज़ के अंदर क्या हुआ, डर पैदा हो गया था। ठीक है, सती प्रथा हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड इन हिंदी, कन्या भ्रूण हत्या जैसे प्रथा जो है, इनको समाप्त करने के लिए विडो रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह, इन सबको बैन करने वाले जो लॉज आए थे, लॉज इस्टेब्लिश किए गए, इसको इंडियंस ने क्या माना था, अपने लिए खतरा माना था, अपने कस्टम्स के लिए खतरा माना था। ठीक है, उसके अलावा रेलवे और टेलीग्राफ जो इंट्रोड्यूस किया था, इसको भी एक संदेह की दृष्टि से देखा गया था, एक डाउटफुल नज़र से देखा गया था। लेट्स टॉक अबाउट दी पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस हो गई आपकी ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपने बचपन में तो पढ़ी ही होगी, क्वेश्चंस भी आते थे बचपन में। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन पॉलिटी में आप पढ़ोगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आर्टिकल 13 के अंदर आता है, सोवर्निटी आता है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। लेकिन हिस्ट्री में ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब क्या था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ठीक है, सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहता था कि कंपनी एक एग्रीमेंट बनाती थी। ठीक है, क्या बनाती थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में हम बात कर रहे हैं। कंपनी, वैसे तो नाम से पता ही चल गया होगा, लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी, इसमें कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी वॉज मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ व्हाट डू वी से एग्रीमेंट बना रही थी, और इस एग्रीमेंट में जो है प्राइंसली स्टेट्स, जो मेजॉरिटी ऑफ द प्राइंसली स्टेट्स थे, जो वेलेस्ली के अंडर थे, ठीक है, उनको टारगेट किया गया था। ठीक है,
इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से जो इंडियन प्राइंसली स्टेट्स थे वो इंडियन सुज़ैरेनिटी और ब्रिटिश पावर को एक्सेप्ट करेंगे अगर वो एक मेल हेयर यानी कि एक जो है प्रिंस जो मेल हो हेयर। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताना चाहती हूँ, HEIR क्या प्रोनाउंस करते हैं आप इसको? मैं पहले हेयर पढ़ती थी, ठीक है बाद में आई कम टू नो इट्स नॉट हेयर, इट्स एयर। इसमें जो है इसको एयर प्रोनाउंस करते हैं, इसमें एच साइलेंट है, ठीक है। सो या दिस वाज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं ऐसे कुछ फ़नी चीज़ें बता देती हूँ क्लास के बीच में, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इतना बेसिक तो समझ में आया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहता था कि जो इंडियन प्राइंसली स्टेट्स है जो इंडियन सुज़ैरेनिटी ब्रिटिश पावर का एक्सेप्ट करेंगे अगर वो एक मेल एयर को थ्रोन पे अपने डेथ से पहले नहीं बिठा पाए, ठीक है, और अगर वो उसके डायरेक्ट ब्लड लाइन से नहीं हुआ, ठीक है। और ये लॉर्ड डलहौजी ने किसने दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ये तो स्टेट बेसिस में क्वेश्चन आता है, लॉर्ड डलहौजी का था ये, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1840 में हुआ था। आई थिंक इसमें नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से नोट कर लेना 1840 अगर आपको नोट करना हो तो, ठीक है। इसमें ब्रिटिश सिंपली, मैं फिर से बता रही हूँ, ब्रिटिश प्रोहिबिट करता था हिंदू रूलर को जिसके पास अपना खुद का नेचुरल एयर नहीं है, ठीक है। अगर नेचुरल एयर नहीं है तो आप सक्सेसर अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और जब अगर रूलर मर जाता है तो उसके लैंड पे फिर उनका कब्जा होगा, जो कि एक झांसी का बहुत इम्पॉर्टेंट कारण बना था फाइट बैक का, ठीक है। वो प्रॉब्लम जो थी जिसके कारण ये ब्राह्मण्स वगैरह जो थे ये सारे के सारे डिसकॉन्टेंट हो गए थे, इनका ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो भरोसा था वो धीरे धीरे हिलने लगा था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ था, ठीक है। तो पॉलिटिकल कॉज में आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद प्राइंसली स्टेट जो है वो एबॉलिश करेगा अपनी टेरिटरी को और वो ब्रिटिश टेरिटरी में मर्ज कर जाएगा। अगर कोई रूलर है प्रिंसली स्टेट का, ठीक है, जो रूल करने के लिए मैनिफेस्टली अनफिट है यानी कि साउंड माइंड का नहीं है, वो रूल नहीं कर सकता, तब भी उसके एरिया को क्या किया जाएगा? एनेक्स किया जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी का अप्लाई करके, ठीक है। और डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन प्राइंसली स्टेट्स को क्या किया था? ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसमें जो मेजर है उसके मैंने नाम यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने मेंशन कर दिया है। 1848 सतारा, 1849 जयपुर, ठीक है, सीरीज़ में लिखा हुआ है। 1814 में समालपुर में भी हुआ था भगत, 1850 में भगत हुआ, 1852 में छोटा उदयपुर, 1853 यानी 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर को एनेक्स किया गया था। ये जो एनेक्सेशन थी इंडियन प्राइंसली स्टेट्स की ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर, वो इंडियन प्रिंस को काफ़ी डिसरिस्पेक्ट करके उनसे छीना जाता था, ठीक है। और एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इल विल और पॉपुलर डिस्केंट जो था, इसके कारण नेटिव इंडियन स्टेट्स का जो भरोसा था वो सब क्या हो रहा था? हिल रहा था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कोर्स ऑफ द रिवॉल्ट। मुझे लग नहीं रहा है अगेन मैं इस पार्ट में कंप्लीट कर पाऊँगी, स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। द कोर्स ऑफ द रिवॉल्ट की अगर मैं बात करूँ, ऑन 2 फरवरी 1857 19th नेटिव बंगाल इन्फेंट्री ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि ये 19th नेटिव बंगाल इन्फेंट्री इन्होंने मना कर दिया कि भैया हम तो नहीं यूज़ करेंगे ग्रीस कार्ट्रिज, जिसके कारण 19 नेटिव बंगाल इन्फेंट्री को डिसबैंडेड कर दिया गया था। 29 मार्च 1856 बैरकपुर जो कि कलकत्ता में है, ठीक है, बैरकपुर, ठीक है, इसमें 34th नेटिव इन्फेंट्री ने भी यूज़ किया, मना कर दिया था, ठीक है। उसके अलावा एक यंग सिपॉय मंगल पांडे जोश के साथ जो आए थे, ठीक है, उनका बहुत ही महान रोल है ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। इन्होंने कमांडिंग ऑफिसर को मार दिया था, जिसके कारण मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो ये एक कारण हो गया आपका। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है 23 अप्रैल 1857 मेरठ में सिपॉय ने रिफ्यूज़ कर दिया ग्रीस कार्ट्रिज यूज़ करने के लिए, ठीक है, जिसके कारण कोर्ट मार्शल के द्वारा उनका ट्रायल हुआ था और 9 मई 1857 को जजमेंट आया। सिर्फ सिपॉयज़ को सर्विस से फायर नहीं किया था, लेकिन उनके यूनिफॉर्म को फाड़ दिया गया था, उनसे उनकी यूनिफॉर्म ली जाती थी और उनको 10 साल की इम्प्रिजनमेंट भी दी जाती थी।
अगले दिन 10 मई सिपाहीज ने रिवॉल्ट किया था और इवनिंग शाम होते होते इन्होंने मेरठ के ऑफिसर को मारा, ठीक है, और उसके बाद अपना मार्च स्टार्ट किया था। जब वो 11 मई को दिल्ली पहुंचे तो इन्होंने बहादुर शाह एम्परर को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान घोषित किया था। रिमेंबर दिस, बहादुर शाह इज़ अ पार्ट ऑफ लेटर मुगल एम्परर, ठीक है। और इन्होंने स्टार्ट की थी म्यूटनी अपने नाम पे, जो कि फर्दर स्प्रेड हुई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, ठीक है। टॉकिंग अबाउट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन थे, तो ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, सब कुछ भूल जाओ। एक तो पॉलिटिकल कॉज पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए, इसके अलावा जो मेन इमीडिएट रीज़न था, दैट इज़ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, वो पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रोमिनेंट लीडर्स, ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको रेड पेन से लिख देती हूँ, प्रोमिनेंट लीडर्स। दिल्ली से स्टार्ट करेंगे हम। कौन था दिल्ली में? दिल्ली में मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह के पास था ये कमांड, ठीक है, बहादुर शाह ज़ाफ़र, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, ये मुग़ल एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान घोषित भी किए गए थे, लेकिन रियल कमांड जो था वो जनरल बख्त खान के पास था, जो अपनी ट्रूप्स को बरेली से लेके आया था। कानपुर में नेचुरल चॉइस ही नाना साहेब थी। ये लास्ट पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे और इन्होंने फैमिली टाइटल लिया भी नहीं था, वो कानपुर में रह गए थे। लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने स्टार्ट किया था। उनके जो छोटे बेटे थे, मैंने मेंशन नहीं किया, सेकंड था कानपुर, तो ये मैच द फॉलोइंग्स में आ जाता है। कानपुर में हो गए आपके नाना साहिब, ठीक है। लखनऊ में हो गई आपकी बेगम हज़रत महल, ठीक है। और ये जो है अपने छोटे बेटे माइनर सन बिजर्स कादिर जो है नवाब घोषित हुए थे और एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज हो रहा था हिंदू मुस्लिम ऑफिसर्स के साथ। बरेली में कौन था? बरेली में था खान बहादुर खान, ठीक है, जो कि फॉर्मर रूलर थे रोहिलखंड के। बिहार में तो भैया बीपीएससी आ गया और ये ना बताए तो फिर बस हो गया। बिहार में तो रिवॉल्ट जो थे कुंवर सिंह के हाथ में था। रिमेंबर, कुंवर सिंह एक बूढ़े इंसान थे जिन्होंने आखिरी दम तक अपने लिए फ़ाइट किया था। ये जगदीशपुर में ज़मींदार थे। इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस भी है, इनकी लैंड छीन ली गई थी, ठीक है। तो बीपीएससी में आता भी है ये क्वेश्चन, कुंवर सिंह, ठीक है। ये ओल्ड मैन थे अपने 70 की उम्र में, जिसको ब्रिटिश के अगेंस्ट काफ़ी ग्रजेस थे, बिकॉज इन्होंने इनका जो लैंड था इनको कन्फिस्केट किया गया था। नेक्स्ट है हमारा फ़ैज़ाबाद में जो रिवॉल्ट था, उसके जो रिवॉल्ट स्टार्ट किया था ये थे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, जो कि मद्रास से थे लेकिन फ़ैज़ाबाद में रह गए थे काफ़ी टाइम से। झांसी के बारे में तो क्या ही कहना, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सबको पता ही होगा। झांसी में ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 का कमांड कौन था? ये था रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन में नाम था मणिकर्णिका। काफ़ी बार स्टेट क्वेश्चन दिया जाता था, ठीक है। इनके फादर जो है बाजीराव टू और के कोर्ट में काम करते थे, ठीक है। इनका ओरिजिनल नाम था मणिकर्णिका तांबे के, जो कि एक मराठी ब्राह्मण फैमिली से थे। इनके फादर वर्क करते थे कोर्ट ऑफ बाजीराव टू में। अगेन आई एम टेलिंग यू, मणिकर्णिका जो है नाना साहिब और तात्या तोपे के साथ इनको जो है ट्रेन किया गया था। उसके बाद झांसी के रूलर गंगाधर राव से इनकी शादी हुई। जब गंगाधर राव की डेथ हुई तो झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के एप्लीकेशन, डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसको अप्लाई करके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से उनका झांसी छीनने की कोशिश की, जिसके कारण उन्होंने एक वॉर क्राई दिया था जब झांसी एनेक्स कर गए थे कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। शी वॉज जॉइंड बाय तात्या तोपे इन अ फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट 1857 की बात करते हैं, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह ये तो वेंजियंस ऑफ ब्रिटिश से स्केप कर गए, दोनों के दोनों कम्बैट में मारे गए। अब यहाँ पे वेंजियंस में का मतलब क्या था? जो ये ब्रिटिशर्स थे काफ़ी ब्रूटल डेथ देते थे जो उनके अगेंस्ट में जाता था, ठीक है। तो ये लोग तो कॉम्बैट में मरे थे। लेकिन जब रानी झांसी जो कि ब्रिटिश ऑफिसर थी, जब इनकी मृत्यु हुई तो ह्यूग रोज जो थे उन्होंने एक होमेज दिया था और इन्होंने कहा था कि इंडियन म्यूटिनी ने एक मैन प्रोड्यूस किया है
और वो मैन एक वुमेन है, ठीक है। मुग़ल एम्पर बहादुर शाह को कोर्ट में ट्राई किया गया था और उनको रंगून भेजा दिया गया था, जहाँ पे 1862 में मर गए। तात्या तोपे को कैप्चर किया गया था और हैंग किया गया था। मौलवी अहमदुल्ला, अब आप बताओगे मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कमेंट सेक्शन में बताना। इनको ब्रिटिश राजा नियर शाहजहाँपुर जो है वहाँ पे उन्होंने मार दिया था। रीज़न फॉर फेलियर ऑफ 1857, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। रिवॉल्ट जो है वो पूरे की पूरे कंट्री में नहीं था। फेलियर का कारण क्या था? नेशनलिज्म नहीं था यार, यूनिटी नहीं थी, लैक ऑफ नेशनलिज्म पहला, ठीक है, नेशनलिज्म लैक था, ठीक है। फिर उसके अलावा, ठीक है, साउथ इंडिया ऑलमोस्ट नॉट अफेक्टेड, ऐसा ही मीन साउथ इंडिया ऑलमोस्ट नॉट अफेक्टेड। सब अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस नहीं थे वहाँ पे, तो उस टाइम की बात करें वहाँ पे तो ये चल रहा था अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि अपना बहुत अच्छा योगदान दे सकता था, उनको तो पार्ट भी नहीं बनाया गया था, ठीक है। ज़्यादातर रूलर ज़मींदार थे और एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया थे। अभी जो एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया थे इनको लगता था कि एक बैकवर्ड लुकिंग है, ठीक है, क्योंकि दे वांटेड टू एस्टैब्लिश द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर। पुअर ऑर्गेनाइजेशन और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये सब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बन गया था। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बन गया था जिसके कारण रिबेल हुआ था। और परहैप्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो इसका फेलियर का कारण यही था, ठीक है। उनकी कोई आइडियोलॉजी भी यूनिफाइड नहीं थी, कोई एक जैसे आइडियोलॉजी नहीं थे, कोई अपने लिए लड़ रहा था, कोई अपने भाई बहनों के लिए लड़ रहा था, कोई अपनी एक छोटी सी सोसाइटी के लिए लड़ रहा था, इंडिया के लिए उस टाइम कोई नहीं लड़ रहा था, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ तात्या तोपे पेंशन्स उनकी रोक दी गई थी, सॉरी तात्या तोपे बोल दूँ, नाना साहेब, ठीक है। देन हमारे कुंवर सिंह जो बिहार के थे, इनका ग्रज इनके अगेंस्ट में था बिकॉज उनका जो है लैंड कॉन्फिस्केट कर दिया गया था, क्योंकि जब ये सिस्टम सेटलमेंट आया था तो कहा गया था कि एक लिमिट से ज़्यादा लैंड किसी के पास होगी नहीं, और उससे लिमिट नापने के बाद अगर किसी का निकलता है तो वो क्या किया जाएगा, सीज़ कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी ये नहीं थी, जो मेथड था ब्रिटिशर्स का वो प्रिमिटिव था, ठीक है। मतलब ब्रिटिश को जो सप्रेस करने का मेथड था वो काफ़ी प्रिमिटिव था। कहाँ ब्रिटिशर्स गए रॉयल एनफील्ड लेके आ गए, कहाँ हम भाले और चक्कू चला गए। ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश हैड अ सेंट्रल लीडरशिप, ठीक है। ब्रिटिश तो अपनी मोनोपोली बनाने के लिए उनका लीडरशिप था, उनका कमांड था, उनका एक सिस्टम था, ठीक है। और जो कमांडर इन चीफ था वो रेगुलरली इन्फॉर्म किया जाता था रिबेल के बारे में कि इंडियंस कैसे रिबेल कर रहे हैं थ्रू टेलीग्राम सर्विसेज। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बताया था सर ने हम लोग को कि रोटी का टुकड़ा दिया जाता था। रोटी का टुकड़ा एक मैसेज था कि इस पर्टिकुलर जगह पर रिवॉल्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके के कोड्स होते थे। आजकल को तो सीसेट में भी हम कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व कर रहे होते हैं, पर उस टाइम के कोडिंग्स ऐसे ही होते थे, ठीक है। तो ये था हमारे रीज़न फॉर फेलियर। सिग्निफिकेंस की ही बात कर ही लेते हैं, अब हम कर गए हैं तो सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवॉल्ट की बात करें। हालांकि ये एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था, क्या था, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था, लेकिन जो हीरोइक एफर्ट इंडियंस ने दिखाई थी इसके कारण ब्रिटिश रूल को समझ में आ गया था कि भैया हमारा अब यहाँ पे नहीं होने वाला है काम। इट ऑल्सो पेव द वे फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया नेशनल स्ट्रगल। इंटायर रिवॉल्ट के टाइम में कंप्लीट कॉपरेशन था हिंदू एंड मुस्लिम का, ऑल लेवल का, ठीक है। हालांकि जब फेल हुआ तो इसके कारण भी एक ग्रेट पर्पस साबित हुआ था कि नेशनलिज्म का सीड तो बोया जा चुका है, ठीक है, और इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट में आवाज़ उठाया जा सके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं स्टेट पीसीएस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस पीडीएफ में डाल दी हूँ, तो एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे गाइस, मैंने बहुत मेहनत की है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है जो मैं बढ़ा सकती हूँ, या फिर आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपना डिस्कशन चाहते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने में कोई गड़बड़ है जिसे मैं ठीक कर सकती हूँ। द प्लेटफॉर्म इज़ ओपन फॉर एवरी एस्पिरेंट, द प्लेटफॉर्म इज़ ओपन एंड वी आर रेडी टू give you the suggestion and solutions to the best of our knowledge. 1857 म्यूटिनी के टाइम में कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है।
इनमें से किस किताब में लिखा गया था कि ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 पब्लिश बाय पब्लिकेशन डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1857, नाम ही किताब का 1857 है भाई। और मेरठ आउटब्रेक सडन एंड शॉर्ट लिव था, जैसे कि समर गेल। द मेरठ आउटब्रेक वॉज अ सडन एंड शॉर्ट लिव लाइक अ समर गेल। द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू 1857 was made by which historian? S.N. Sen. Which among the following regions was most affected by the revolution of 1857? It was Awadh. The leader of revolt of 1857 in Lucknow was Begum Hajrat Mahal. अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, ठीक है। शी वॉज द regent of her minor son बिजगस खां, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप गाइज यू लाइक द content, and if you like it do subscribe, share and comment, ठीक है। और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।